हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 विद्युत धारा के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक करंट और करंट वर्ड आते से ही हमारे दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो गया कि हाँ, इस करंट का झटका हमें कभी ना कभी जाने अनजाने लगा है। कई बार किसी वायर को छू लेते हैं, बारिश के दिनों में कई सारी चीज़ों को छूने पर करंट आता है, तो हम लोगों ने करंट को फील किया है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो करंट हमने फील किया है वो वास्तव में होता क्या है। धारा घनत्व के बारे में जानेंगे यानी कि करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा के बारे में समझने के लिए आप एक बात समझिए कि हमारे पास मान लो एक चालक है, धनावेशित चालक है। इस चालक के ऊपर धनावेश, ठीक सर। एक चालक आपका ऋणावेशी। आपसे मैं पूछूं कि भाई धनावेशित चालक का विभव क्या होगा, जो हम पहले पढ़ते आए हैं विभव वाले में मैंने बताया था कि धनावेशित चालक का विभव सदैव धनात्मक और ऋणावेशित चालक का विभव ऋणात्मक होता है। अब इन दोनों चालकों को मैंने एक वायर से ऐसे जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों चालकों को जोड़ा तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋण से धन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऋण को हम क्या बोलते हैं, निम्न विभव पर बोलते हैं, और इसे अपन बोलते हैं उच्च विभव। बहुत बढ़िया बात। अब हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों तरफ क्या हो जाए, विभव अंतर समाप्त हो जाए, दोनों तरफ विभव एक समान हो जाए, विभवांतर शून्य हो जाए, तब तक ये जाते हैं। दोनों तरफ का विभव बराबर नहीं हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। पर जो परिस्थिति मैंने बनाई है, ये परिस्थिति कुछ क्षण में खत्म हो जाती है, ठीक है। क्षण मात्र में ये मामला हो जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चले जाते हैं और विभव बराबर हो जाता है। तो यहां पर धारा तो प्रवाहित हुई है, निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ है, और जहां प्रवाह होता है वहीं तो विद्युत धारा होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कह रहे हैं। वास्तव में हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा हम कह रहे हैं। बहुत बढ़िया सी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कह रहे हैं। पर भैया, इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को निरंतर रखना है, तभी तो विद्युत धारा लगातार बह सकती है। तो ऐसा करने के लिए जैसे कोई चालक है, ये चालक है, ठीक। अब इस चालक के साथ आपको एक बैटरी जोड़ देनी है। इस चालक में हमने एक बैटरी जोड़ दी, और जैसे ही आप बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने से ये होता है, वास्तव में जब आप, जैसे ये चालक तार था आपका, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, आप फील लीजिए, ये चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, इधर उधर गति कर रहे हैं, रेंडमली चल रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब कि रेंडमली चल रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। तो रेंडमली चलने के कारण ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है एक प्रकार से। पर जब हमने इन्हें किसी बैटरी से जोड़ा, तो यह इलेक्ट्रॉन सब एक ही दिशा में भागेंगे, इस तरह से भागेंगे, एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। यानी कि बैटरी या सेल क्या काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का काम करता है। सेल क्या काम करता है, बैटरी क्या काम में आती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए काम आती है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि इनके बीच विभवांतर बनाए रखने के काम आती है। भाई, बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इस लाइन को रट लें, बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित
नहीं हो सकती। तो अभी तक हमारे जो समझ में आया, क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया सी बात। पर अब इस चीज को और फील लेते हैं। भाई मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में अपन धारा प्रवाहित करा दें, ये बंदा है, इस बंदे के शरीर में हम धारा प्रवाहित करवाएं। यह धारा अगर जितने कम समय में उसमें से पास हो जाए, जितने कम समय में से, ठीक है, जितने कम समय में उसमें जितनी ऊर्जा पास होगी वो उसकी फाइल उतनी जल्दी निपटेगी। समझ रही बात? भाई मान लो कि बिजली गिरी है ना। अब बिजली में हजारों एम्पियर धारा होती है ना। तो वो हजारों एम्पियर धारा जब व्यक्ति के इसमें पड़ती थी, एक क्षण में चला गया मामला। समझना, मैं जो चीज फील कराना चाह रहा हूं उसको समझना। तो एक क्षण में निपट फाइल। पर यही धारा अगर बहुत कम एम्पियर की है तो फाइल तो फिर भी निपटेगी, पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। यानी कि धारा जितने कम समय में, और जितने कम समय में उसमें से आवेश प्रवाहित हो जाए, जितने कम समय में उस बॉडी में से या उस चालक में से, आवेश तो चालक में ही प्रवाहित होगा, तो जितने कम समय में चालक में से आवेश प्रवाहित हो जाए तो वहां उतनी विद्युत धारा हो जाए। यानी कि यहां ये जो समय है, क्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि समय इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर धारा आपकी जितनी ज्यादा धारा है और वो जितने कम समय में प्रवाहित होगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये तो तय हो गया। यानी कि प्रवाह की दर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, या फिर मैं ऐसा कहूं, ये एक परिच्छेद बना ले, है ना। अब किसी परिच्छेद में से, है ना, आवेश प्रवाह की दर को, इस परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं? आप किसी चालक के परिच्छेद में, है ना, परिच्छेद, या फिर हम ऐसा कहूं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना हुआ है, परिच्छेद बना। तो इस परिच्छेद से ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, है ना। तो किसी परिच्छेद से में आवेश प्रवाह की दर को, है ना, किसी चालक के परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं। धारा को I से दर्शाते, I बराबर Q बटा T। पर बच्चा ये जो धारा है, ध्यान से सुनना, ये धारा जो है ये तो नियत धारा की बात हुई। अच्छा, और भी कोई तरीका हो सकता है क्या सर परिभाषा लिखने का? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इसमें ऐसा लिखें कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित, इस समय कितना ले लो, 1 सेकंड, तो किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। भाई 1 सेकंड में चालक में से जितना आवेश गुजर गया, निकल गया, पास हो गया, उसे आप क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया बात सर, समझ में आई, फील आया। पर ये जो मैं लिखा ये सब नियत धारा है। क्या है? यह नियत धारा है, यह परिभाषा नियत धारा के लिए है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक मेरे भाई,
समझ में आ गई। किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन जाते हैं आपके इधर धन से ऋण की ओर, इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऋण से धन की ओर। ठीक है, यहां तक का मामला आपको समझ में आया होगा। मोटी मोटी बात एक बार रिपीट कर देता हूं कि आवेश प्रवाह की दर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है ना, कि मान लो भाई दो बॉडी हैं, एक बॉडी में वही धारा वही आवेश, ये बॉडी है, इसमें वही धारा, ये राम है, इस राम में वही धारा अगर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो गई, मान लो कि क्यू गुलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा की मात्रा कम के अधिक, तो क्यों हो रही है। उसी टाइप से शाम में, अगर मैं शाम में वही धारा 0.1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करूं तो धारा का मान क्या हो गया, ये 10 क्यू हो गया, मतलब लगभग इससे 10 गुना हो गई। यानी दर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां दर लिखी गई है कि भाई चालक में आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, या फिर किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पर यदि मैं मान के चलूं, यदि ये मानूं कि यदि T प्लस डेल टी है ना, यदि T से ऐसा T प्लस डेल टी समयांतर में चालक के परिच्छेद से डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो तो मेरे भाई I बराबर डेल क्यू बाय डेल टी, ये हो जाएगी आपकी औसत धारा। क्या हो जाएगी, औसत धारा। ठीक, पर मैं इस चीज को और कम टाइम कर दूं, है ना, और अगर मैं किसी इंस्टेंट पर अगर इसकी बात करूं, तो किसी इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस यानी किसी क्षण पर तात्क्षणिक धारा की बात करूं तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 यानी डेल क्यू बाय डेल टी, है ना, यानी डी क्यू बाय डी टी, ये आपकी तात्क्षणिक धारा है। डी क्यू बाय डी टी आपकी तात्क्षणिक धारा है, इंस्टेंटेनियस है। तो तात्क्षणिक धारा अगर हमको निकालनी है तो लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल क्यू बाय डेल टी का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें बहुत ज्यादा अंदर गहराई, क्योंकि अगर धारा परिवर्ती है तो फिर ये लगाना ही पड़ेगा आपको, पर अगर धारा अचर है तो फिर ये आपका काम हो गया। ठीक, अभी तक हमने जो जो चीजें सीखी मैंने आपको बता दी। अब क्या हुआ कि जब तक 1890 ऐसा कोई सन है, तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में करी, और उससे पहले ही विद्युत धारा के बारे में पता था। तो शुरुआत में यह माना जा रहा था कि विद्युत धारा की जो दिशा है, विद्युत धारा जो है वो धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो है वो किधर प्रवाहित होती है, धन से ऋण की ओर। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ठीक, धारा की दिशा, धनावेश को उच्च मानते हैं, तो अगर विभव के फॉर्म में लिखूं तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी कि आप ये देखें कि जैसे यहां से गई ये धारा और ये यहां निकल गई, पर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, तो फिर पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते। तो फिर हमें धारा की दिशा तो हमें पता थी, विद्युत धारा की दिशा तो धन से ऋण की ओर, क्योंकि पहले ही धारा की दिशा धन से ऋण की ओर मान ली गई थी। तो फिर बाद में इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, इसको धन से ऋण ही माना गया। तो फिर यहां एक नई चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की जब दिशा की बात हुई तो हमें पता चला
कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर अर्थात आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऋण से धन की ओर यानी कि आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। नंबर 1 कहानी हो गई भैया कि भाई किधर चलते हैं, तो आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। या फिर मैं ऐसा कहूं कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये इतनी सारी चीजें, ठीक है। तो धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर, अर्थात जो आवेश प्रवाह की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है धारा की दिशा के विपरीत होती है ना, ऐसा लिखना है, आवेश प्रवाह की नहीं, धारा की दिशा के विपरीत, ठीक है। धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत है ना, गलत लिखने में आ गया था, माफी चाहता हूं। तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। हमने जो जो चीजें सीखी मैं रिपीट में आपको बताते जाता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए, ऊर्जा को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें बैटरी या सेल की आवश्यकता होती है। अगर प्रश्न आ जाए कभी कि ये जो बैटरी है और ये सेल है ये क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। यह विद्युत ऊर्जा के स्रोत है, ऐसा कह सकते हैं। ये वही धक्का लगाने वाला काम है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। जैसे ये चलो इधर, ये देखो इधर से ऋण धक्का लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये धारा की दिशा जो परंपरागत है। ऐसा तो प्रोटॉन चलते नहीं है, पर इन्होंने अपन ने चलते हुए यहाँ बताए हुए हैं, पर हालांकि प्रोटॉन चलेंगे नहीं। ये जो E+ जा रहे हैं ना इधर, तो E+ जाते नहीं है भैया कभी भी, है ना। हालांकि कौन जाते हैं, तो E- चलते हैं। तो E- देखो ये उल्टी दिशा में बह के जा रहे हैं इस परिच्छेद में आप ध्यान से देखेंगे तो उल्टी दिशा में बह रहे हैं। तो आवेश, किसी चालक के परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, या किसी चालक के परिच्छेद में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। फिर अगर इसको औसत के हिसाब से देखो तो IAV बराबर ΔQ/ΔT, और अगर किसी इंस्टेंट की यानी तत्क्षणिक देखेंगे तो लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 यानी ΔQ/ΔT यानी dQ/dt इसको लिखा जा सकता है। फिर हमने बता दी धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर होती है, अर्थात धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा, यानी कि निम्न से उच्च विभव की ओर होती है। ये सारी बातें अपन ने देख ली। अब मात्रक की बात करो तो चूंकि आप फंडामेंटल इकाई ही पढ़ रहे हैं, ये फंडामेंटल है आपका, यानी कि मूल मात्रक पढ़ रहे हैं एक प्रकार से आप, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो अगर मैं I बराबर Q/T के हिसाब से चलूं तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के लिए आप लिखते हैं कूलाम और समय के लिए सेकंड। तो अगर कभी 1 एम्पियर की यहाँ के हिसाब से देखूं तो अगर 1 एम्पियर धारा, 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकेंड में किसी परिच्छेद से प्रवाहित हो जाए तो उसकी धारा 1 एम्पियर होती है। पर हम धारा की जो एम्पियर की परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण देते हैं, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रक तो आपका एम्पियर हो गया, जिसको आप SI मात्रक कह सकते हैं। और अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करी तो इनका व्युत्पन्न मात्रक जो है कूलाम पर सेकेंड हो गया, जैसा कि हमने लिखा हुआ ये कूलाम पर सेकेंड। विमेय सूत्र इसका A ही आएगा, है ना। अब ये राशि कौन सी है ना, ये कौन सी राशि है, इस बात पे चर्चा करना है। ये कौन सी राशि है भैया, सदिश हैं अथवा अदिश हैं या दोनों ही नहीं है, तो ये राशि कौन सी, ये क्वांटिटी कौन सी है। तो बच्चों हमने अभी देखा कि धारा की दिशा होती है ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कुछ चीजें करता हूं। यहां से 3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है और यार इनके बीच में कुछ एंगल है, मान लो 30 डिग्री का। तो अब मैं आपसे यहाँ 2 एम्पियर धारा आई और यहाँ से 3 आई। आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे सर इसमें कितनी आई, तो आप बोलोगे 5 एम्पियर आई। चलो भैया, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी धारा को इधर और इसी धारा को इधर और यहाँ। अब आपसे फिर पूछूंगा यहाँ 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। वायर अपन ने इस तरह से गठान लगा दी। फिर आपसे पूछूंगा यहाँ 2 एम्पियर है और यहाँ
3 एम्पियर, तो फिर आप कहोगे कि 5 है। हाँ ठीक है। अब पहली चीज तो कि धारा का परिमाण होता है, हमें ये चीजें पता है क्या होता है, धारा का परिमाण तो होता ही होता है। सदिश अदिश के लिए सबसे पहले परिमाण और दिशा पर हम चर्चा करते हैं। पर भाई अगर धारा की दिशाएं जो हैं, दिशाएं भी मैटर रखती है। भाई अगर धारा की दिशा में इस तरह से कर देता हूं, अब कुछ भी एंगल हो तो दिशा भी फैक्टर है, प्लस नहीं होगी धारा। यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है और यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं मामला इसमें बदल जाएगा। तो बच्चे इसमें क्या है, दिशा भी है, दिशा धन से ऋण की ओर होती है, दिशा धन से ऋण की होती, परिमाण है, दिशा है। अब तीसरी कहानी, तीसरी चीज भी पता होनी चाहिए। अब ये क्या, ये सदिश योग नियमों का पालन कर रही है? तो नहीं कर रही, क्योंकि एंगल का यहाँ कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है और सदिशों के योग पर तो पड़ता है। तो तीसरी चीज जो योग नियम का पालन करे, तो योग नियम का पालन करना चाहिए, पर यहां पर ये नहीं करती, सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रही है। तो हमारे पास 2 चीजें तो हैं, सदिश होने की 2 शर्तें को तो ये पूरी करता है, परिमाण भी है और दिशा भी है, पर तीसरी शर्त यानी कि सदिश योग नियम का यह पालन नहीं करता। इसीलिए यह न तो अदिश है न सदिश है, यह टेंसर है। पर कहीं ना कहीं टेंसर एग्जाम में आपको नहीं मिला, ठीक है। अब तीसरे टेंसर नहीं है तो फिर वो क्या है, बहुत ज्यादा सही क्या है, फिर अदिश है। तो आप लोगों के लिए अदिश रख लो इसको। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती हैं, सदिश योग नियमों का, नियम का पालन नहीं करती हैं, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं। इसीलिए ये धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। परीक्षा में आ भी जाएगा विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, तो विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है कि ये सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी। अच्छा, एक बात और अपन ध्यान में रखें कि जो तड़ित होती है ना, तड़ित यानी बिजली, वो लगभग उसमें हजारों एम्पियर कोटि की धारा होती है ना। और जो हमारे घरों में परिपथ होता है, हमारे घरों में जो परिपथ होते हैं उसमें लगभग एम्पियर कोटि की धारा होती है ना, 1 एम्पियर कोटि की धारा उसके अंदर होती है। और अगर वही धारा किसी व्यक्ति के शरीर में, तो तंत्रिकाओं में, ठीक है, तो तंत्रिकाओं में, हमारी तंत्रिकाओं में जो विद्युत धारा वो कितने एम्पियर की हो सकती है, तो वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर भी बहुत बड़ी चीजें निपटा देगा फाइल, है ना भाई, माइक्रो एम्पियर भी बहुत बड़ी बात है। फिर हम वापस से लौटते हैं कि आई बराबर क्यू बटा टी हमने ने पढ़ा। यदि चालक से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यदि चालक से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यदि चालक से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक से जब n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो Q बराबर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Ne/T। ये आ जाए, ये धारा I = Ne/T। तो इतनी सारी चीजें आपने सीखी, ठीक है। यहां आपने परिभाषा सीखी, ठीक, धारा की दिशा देखी किधर से किधर होती है, धारा कौन सी राशि होती है उसके मात्रक के बारे में चर्चा करा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो I = Ne/T का हम उपयोग करेंगे। तो ये सामान्य सी बात थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल कि भैया एक तार है और उस तार से 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ये दिया हुआ है आपको, और समय जो है उसका 1 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है। 1 मिनट में बच्चे होते हैं 60 सेकेंड, या 60 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित आवेश, तो पहले आवेश चाहिए, पहला सवाल तो तार में प्रवाहित आवेश निकालो।
तो I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू भैया IT हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत सरल हो गया सर। 1.5 इंटू 60, 15 छंग 90, है ना, पॉइंट तो हट ही गया, 90 एम्पियर। और क्या निकालना है, तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो I इज इक्वल टू होता है भैया NE बाई टी। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N चाहिए, तो फॉर्मूले में इस IT का इधर कर दो, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT बाई E हो जाएगा। अब मान रख दो, I का मान 1.5, T का मान 60 और E का मान हमें पता ही है, तो I का मान तो हो गया 1.5 और T का मान हो गया 60, ये देखो, है ना। और E की जो वैल्यू होती है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, उसका मान 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया आपका 15 छंग 90 गुना 10 की घात -19, है ना, ये 1.6। ये आपका 900 कर दो इसको डेसिमल हटा के। ठीक, अब 16 के पहाड़े में 90 आता है क्या, 16 छंग 96 होता है, 16 छंग 96 होता है, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 पांजे 80, 10 बचे, है ना। अब 100 है, तो 16 दूनी 32, सॉरी 16 छंग 96, है ना, 16 छंग 96। अब डेसिमल, फिर वही 2 टाइम्स 96 बचेगा यहाँ से 4, 16 दूनी 32 और फिर 16 पांजे 80, तो वहाँ तक चला जाएगा ये। तो अब आप इसको 5.6 अगर लिखें, 5.6 लिखे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, -18। ये इतने जो प्लस, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ भैया, यहाँ गड़बड़ हो गई थी हमसे, प्लस ऊपर जाने पर वो प्लस हो गया, तो 5.6 10 की पावर ये हो गया आपका 20। इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक, ये बहुत सामान्य सी बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक हीटर के तार में 1 मिनट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको हीटर के तार का में जो समय है वो दिया 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक, अब उसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको चाहिए। अभी हाल जो फॉर्मूला लगाया वो वापस से लगाओ, I इज इक्वल टू NE बाई टी, तो अपने को तो N चाहिए, तो IT बाई E। ठीक है, तो I कितना है हमारे पास, तो 8 एम्पियर है। उसके बाद ये हो गया 1.6 10 टू -90। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48, 480 भागित 1.6 10 टू अब इस -19 को ऊपर कर दो, तो ये हो गया आपका +90। 0.6 है तो इसको एक काम करो 16 पर, अब 16 16 16 दून 32, 16 48। ठीक, 10 की पावर 90, क्या लिख सकते हैं, 3.0 10 की पावर 21, ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला सवाल है कि एक तार में जो धारा है वो I बराबर 2 + 3t के अनुसार समय पर निर्भर है। तार के अनुप्रस्थ काट से 10 सेकेंड में पार होने वाले आवेश की गणना कीजिए। हमारे पास जो समय है वो है 10 सेकेंड। तो एक काम करो भैया, क्योंकि यहां पर परिवर्ती धारा है तो I बराबर होगा dq बटे dt। तो dq बराबर I dt, I की जगह हमने रखा 2 + 3t dt। अब इसका आप कर दो समाकल,
तो 2 प्लस 3t dt। समाकलन करेंगे तो dq का समाकलन हो गया q। इंटीग्रेट अलग अलग टर्म में करेंगे तो 2 प्लस 1 dt, और ये 3t है तो क्या लिखेंगे 3 कांस्टेंट t का t dt। 1 dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और इसका हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी कि t की पावर 2 अपॉन 2। अब आपको ये तो आया, अब हमको किस पे चाहिए भैया, t बराबर 10 सेकेंड पर, तो 10 सेकेंड रख देंगे। तो 2 गुणित t की जगह 10, 3 गुणित 10 का वर्ग यानी 10 गुणा 10 भागे 2, 2 पंजे 10, ये हो गया 20, 50 प्लस 150 इंटू 150, तो कितना आया 170 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ये अपन ने निकाल लिया, बहुत सरल है। ऐसे सवाल आ जाए तो धारा ली, उसके बाद I बराबर dq बटा dt, और dt को उधर भेज के समाकलन करना रहता है। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत बड़ा मामला नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व। कि किसी भी चालक, भाई किसी का घनत्व कैसे मापेंगे, भाई कोई पर्टिकुलर एरिया है, और उस पर्टिकुलर एरिया में मान लो ये जैसे अपन हम यहाँ घनत्व, व्यक्तियों का घनत्व मापना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बैठ सकते हैं तो उसके अनुसार हो जाएगा, तो वो जगह उनमें बढ़ जाती है, वो घनत्व होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई किसी चालक एकांक क्षेत्र पर, एक क्षेत्रफल ले लेते हैं किसी चालक के, और किसी चालक के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले, किसी चालक के क्षेत्रफल में है ना, प्रवाहित होने वाली जो आवेश की मात्रा होती है, धारा होती है, उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो ये हो गया किसी चालक में किसी बिंदु पर क्षेत्रफल तथा उससे गुजरने वाली विद्युत धारा के अनुपात को, है ना, किसी चालक में किसी बिंदु के क्षेत्रफल तथा उससे गुजरने वाली विद्युत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। या फिर मैं कहूं कि एकांक क्षेत्रफल में किसी चालक से, एकांक क्षेत्रफल में किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। पर ध्यान रहे ये तभी के लिए बता रहे हैं कि जहां जो धारा प्रवाह है, ठीक है, धारा प्रवाह जो है वो क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। धारा प्रवाह अगर क्षेत्र के लंबवत है, ये क्षेत्र है जैसे आपका ये, अगर धारा प्रवाह क्षेत्र के लंबवत है, इस तरह से ये क्षेत्र है आपका, मान लो यहां कोई क्षेत्र बना लिया, तो धारा प्रवाह अगर क्षेत्र के लंबवत है तो ही ये J = I/A लागू होता है। ठीक है, अगर लंबवत नहीं है तो फिर उसका आपको फैक्टर करके और उसको करना पड़ेगा, है ना। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर क्षेत्रफल तथा उससे गुजरने वाली विद्युत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, यानी J बराबर I/A। मात्रक की अगर यहां बात करी जाए तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो एम्पियर वर्ग मीटर हो जाएगा। विमा की अगर यहाँ बात की जाए, यानी विमीय सूत्र की यहाँ पर बात की जाए, तो धारा के लिए हम एम्पियर का A यूज करते हैं और एरिया के लिए L यूज करते हैं, तो L इनवर्स टू A1। कैसे और व्यवस्थित लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं M0 L इनवर्स T0 A इन। ठीक है, ये है सामान्य सी बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर कंडीशन मैंने बता दी, ये जो सूत्र है J बराबर I/A वो कब लागू होगा, तब लागू होगा जब क्षेत्रफल धारा प्रवाह की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। क्षेत्रफल धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत हो, क्षेत्रफल धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत हो। ठीक, ये कहानी। और दूसरी बात यह है कि धारा प्रवाह के लंबवत हो। अब यह राशि कौन सी है, सदिश अथवा अदिश, तो भैया ये सदिश राशि, इसकी दिशा किधर मानी जाएगी, तो इसकी दिशा
धारा प्रवाह की दिशा में मानी जाएगी। इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होगी। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है। ठीक, तो ये एक बात हो गई भैया। ये बहुत सामान्य सी बात ली हमने कि भाई चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है और उसका जो क्षेत्रफल है, उनके जो अनुपात हैं, उसको आप क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो भैया अभी हमने आज जो सीखा उसमें अपन ने विद्युत धारा सीखी और विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ अंकिक प्रश्न भी हम लोगों ने करे और धारा घनत्व के बारे में सीखा, धारा घनत्व कौन सी राशि होती है यह सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।